हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो से अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। वैसे देखा जाए तो पहले मैं इसका अनाउंस कर चुका हूं कि अपन EORO की रिवीजन क्लासेस लेकर आने वाले हैं। पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में अपन कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर से मोटा मोटी तौर पर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा फालतू चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस नहीं करने वाले। आज अपनी जो क्लास का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, संविधान सभा के गठन की मांग। गठन की मांग। तो संविधान सभा के गठन की मांग कौन कौन उठाता है, सर्वप्रथम किसने उठाई, बाद में जाकर किस प्रकार से अपने को प्राप्त होती है, वो सारी डिस्कशन अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो संविधान सभा का जो प्रथम दर्शन माना जाता है वो किसको माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। किसको माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इन्होंने स्वराज्य विधेयक का के अंदर से उल्लेख मिलता है 1895 के अंदर। ठीक है, कौन सा विधेयक, स्वराज्य विधेयक। तो सीधा सीधा तौर पर अपन बात करें तो संविधान सभा का प्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक 1895 में उल्लेख अपने को देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो 1922 का समय आता है। 1922 के अंदर से कौन उठाते हैं, गांधी जी उठाते हैं। गांधी जी के द्वारा यह मांग रखी गई कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें कौन कहते हैं, ये गांधी जी कहते हैं। मतलब कि उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हमें भी एक संविधान सभा चाहिए। ठीक है, बाद में समय आता है कब का, 1928 का। 1928 के अंदर से क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट के रूप में भारत का एक संविधान लिखा था। तो 1928 के बारे में लिख सकते हो यहाँ पर कौन कौन, मोतीलाल नेहरू और साथ में थे कांग्रेस के 8 सदस्य। कांग्रेस के कितने, 8 सदस्य। ये कहते हैं इनके द्वारा क्या लिखा जाता है कि भारत का संविधान लिखा जाता है। याद रखना, नेहरू रिपोर्ट के नाम से लिखा जाता है। क्या नाम से लिखा जाता है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है साथियों, अब बात, इन्होंने तो मोटा मोटी तौर पर कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऑफिशियली कि हमें संविधान सभा बनाने दो वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन बात आती है 1934 का समय। कब का समय आता है, 1934 का। 1934 के अंदर से संविधान सभा की पहली बार मांग की जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, संविधान सभा की पहली बार मांग उठी। कब उठी, 1934 के अंदर से उठी। इस 1934 के बारे में बात करें तो याद रखना किसके द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा उठाई जाती है। और ये एक व्यक्तिगत मांग थी, क्योंकि इनके द्वारा, खुद के द्वारा उठाई जाती है तो अपन इसको कह सकते हैं कि इनके द्वारा उठाई गई थी। तो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछे कि किसके द्वारा उठाई जाती है, 1934 के अंदर से संविधान सभा की पहली बार मांग उठाई गई एमएन रॉय के द्वारा। अब बात करते हैं कि औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से बारे में बात करें तो संविधान सभा की औपचारिक रूप से पहली बार मांग कब उठती है, जून 1934 में उठती है। और 34 में कौन उठाता है, याद रखना, कांग्रेस की कार्यकारी समिति। कौन उठाता है, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा उठाई जाती है। ठीक है, समिति द्वारा। बाद में अपन आगे बात करें तो 28 दिसंबर का समय आता है। कब का, 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1936 का। इसके अंदर से लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात करें तो इसका आशय था कि प्रस्ताव पारित किया जाए। आगे चलकर जब समय आता है 1938 का, 1938 के बारे में बात करें तो 1938 के अंदर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन निर्वाचित संविधान सभा के रूप में वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाए। इस पर किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा 2 शब्द बोले जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में याद रखना। एक का नाम आ जाता है निर्वाचित, कौन सी,
निर्वाचित संविधान सभा। और दूसरी बात करें तो कौन सा जाता है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। और इसके ऊपर किसका अधिकार नहीं होगा, किसी भी बाहरी जो हस्तक्षेप है उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं, ये बात कौन कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 1940 का समय आता है। 1940 के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड लिंथिंगो, इनके द्वारा क्या किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान निर्माण की बात स्वीकार की जाती है। तो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि संविधान निर्माण की बात कही गई थी। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब आगे चलकर अपन बात करने वाले हैं 1942 का समय। 1942 में बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन क्या करता है, भारत आता है। याद रखना इसके बारे में, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आ जाता है। इसका जो नेतृत्व करते हैं उनका नाम याद रखना क्या आता है, उसका नाम आ जाता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व के अंदर से भारत के अंदर से ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है, जिसमें भारत के दोनों लोगों के प्रमुख राजनीतिक दलों के होने चाहिए, जिसमें से कांग्रेस और साथ में ही मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इनको नकार दिया जाता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जैसे ये क्रिप्स मिशन है ये असफल हो जाता है ना, तो उसके बाद में कांग्रेस अनेक विशेषज्ञ समिति का निर्माण करती है। यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस समिति या फिर कांग्रेस विशेषज्ञ समिति अपन बोल सकते हैं, समिति। इस समिति के बारे में बात करें तो इस समिति का जो एक मसौदा तैयार करने के लिए, कौन सा मसौदा, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए इसका गठन किया जाता है। कब होता है, 8 जुलाई को होता है। 8 जुलाई 1946 को इस समिति का निर्माण होता है। इस समिति के अंदर से सदस्यों की संख्या बात की जाए तो सदस्य हैं 8 सदस्य के अंदर से। ठीक है, और बात करें तो इसकी 2 बैठक होती हैं। कितनी होती हैं, 2 बैठक। कब कब और कहाँ कहाँ होती हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो देखो, पहली जो बैठक होती है ना गाइज, वो होती है 20 से लेकर 22 जुलाई 1946 को हो जाती है। और कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ होती है साथियों, नई दिल्ली के अंदर से इसका पहली बैठक का आयोजन किया जाता है। दूसरी बैठक बात करते हैं, दूसरी बैठक है। इस दूसरी बैठक का जो कहाँ पर आयोजित होती है, ये 15 से लेकर 17 अगस्त को होती है। 15 से 17 अगस्त 1946 को। और कहाँ पर, बम्बई में। ये बम्बई में इसका दूसरी बैठक होती है कांग्रेस विशेषज्ञ समिति की। दूसरी बात करें तो ये जो समिति है, समिति का निर्माण क्यों किया गया था, तो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए इस समिति का निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नाम आ जाता है गाइज किसका, कैबिनेट मिशन का। इस मिशन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बात करें अपन कैबिनेट मिशन के बारे में, तो कैबिनेट मिशन है ये 26 मार्च 1946 को 3 सदस्य कमेटी मिशन भारत आता है। तो कब आया, याद रखना, ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है। सदस्य कितने थे इसको, 3 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं, 3 सदस्य। अब बात करें इसका एक नाम और आ जाता है जिसको बोला जाता है मंत्रिमंडलीय मिशन भी इसको अपन कह सकते हैं, ये भी नाम था इसका। और बात करें तो कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या होता है कि भारत के अंदर से जो संविधान सभा का गठन इसके अनुसार ही होता है, कैबिनेट मिशन के अनुसार। और कैबिनेट मिशन योजना है, ये कब प्रकाशित की जाती है, ये भी याद रखना। योजना कब होती है, ये प्रकाशित होती है 16 मई का समय आता है और 1946 को। ठीक है, और बात करें तो कैबिनेट मिशन के अंदर से मैंने बताए थे 3 सदस्य, 3 सदस्यों के तीनों अंग्रेज थे। तो सबसे पहले बात करें कि कौन कौन थे, तो नाम आ जाता है पहले का लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आता है।
ठीक है, ये क्या था, ये उसका अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। दूसरा बात करते हैं तो दूसरे का नाम आ जाता है गाइज, क्या आएगा, दूसरे का नाम आ जाता है स्टेफोर्ड क्रिप्स आ जाता है, और तीसरे का नाम आ जाता है एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आ जाते हैं इस कैबिनेट मिशन के अंदर से। अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। इस गठन के बारे में अपन चर्चा करते हैं साथियों। इस संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले बात करें इसके अंदर से कुल सदस्य कितने थे, तो याद रखना 389 थे, 389, जिसके अंदर से बात करें 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश से थे, क्या से, ब्रिटिश भारत से थे, और 93 जो सदस्य थे वो क्या थे, देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से, ठीक है। और बात करें तो गाइज यहाँ पर अपन ब्रिटिश प्रांत देखते हैं, देखो कौन कौन से थे। ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी ना साथियों, ब्रिटिश प्रांत, इनकी संख्या थी 11, कितनी थी साथियों, 11 थी। याद रखना कौन कौन सी, जैसे पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम, उड़ीसा, मद्रास के साथ मद्रास प्रांत था, फिर बम्बई प्रांत आ गया, सिंध आ गया, और उत्तर पश्चिमी सीमांत जो प्रांत थे ये आ जाते हैं। ये टोटल करीबन कितने थे, 11 प्रांतों की संख्या आ जाती है। आगे बात करें मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे इनकी संख्या थी 4, वो कौन कौन से थे, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली थे। अब और बात करें तो जो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था, उन्हीं के बारे में बात करें तो देखो ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतों के जो अंदर सीटों का जो बंटवारा था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। बात की जाए तो 10 लाख, कितनी, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर, 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट उनको प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बात की जाए तो 296 जो सीटें थी ना उनके बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई जो 296 सीटें थी उनको 3 धार्मिक समूह की जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। किस प्रकार से थे, देखो 3 धार्मिक समूह थे, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो 213 जो सदस्य थे ना, कितने, 213 सदस्य ये थे सामान्य के लिए आरक्षित हो गए थे, क्या थे, सामान्य के लिए। दूसरा बात करें तो 79 जो सदस्य थे वो हो जाते हैं मुस्लिम के लिए, ठीक है। और बात करें कितने, 4 सदस्य, ये जो 4 सदस्य थे ये केवल सिख समुदाय के लिए आवंटित किए गए थे, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो सिख समुदाय के लिए। आगे बात करें तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरियों को जो आवंटित सीटों पर सदस्यों का चुनाव उन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा कौन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं तो देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का जो मनोनयन होता था ना वो देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा परामर्श के आधार पर किया जाता था। और जो आंशिक सीटें थी उनके बारे में बात करें तो संविधान सभा में आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित जो निकाय थे ना उनके हिसाब से चयन किया जाता था। बात करें अपन ब्रिटिश भारत के लिए 296 जो सीटें थी उनका चुनाव होता है कब, जुलाई अगस्त 1946 को। इसके अंदर से क्या क्या सीटें मिलती हैं, 208 सीट हैं वो कांग्रेस को मिलती हैं, किसको मिलती हैं, कांग्रेस को मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर से किस प्रकार से होता है, मुस्लिम को कितनी मिलती हैं, मुस्लिम को मिलती हैं 73, और जो छोटे दल होते हैं उनको मिलती हैं 15 सीटें। इस प्रकार से उनको सीटों का आवंटन किया गया था। अब क्या होता है, ये तो काम चल गया, लेकिन बाद में दोबारा से पुनर्गठन होता है, किसका, पुनर्गठन संविधान सभा का, उसके बारे में देखते हैं। इस पुनर्गठन के बारे में बात करें तो पुनर्गठन किस प्रकार से था, तो संविधान सभा का पुनर्गठन दोबारा से होता है, तो कब होता है, 3 जून को होता है, 3 जून 1947 को। इसके बारे में बात करें तो 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद में वे सभी प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुन कर आए थे, ठीक है। आगे बात करें, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था ना उसके बाद में क्या होता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के
परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पुनर्गठित विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 389 से घटकर कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है, 299 हो जाती है। पहले थी और ये बाद में थी जब भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है। ठीक है, अब इन 299 का भी दो तरीके से बंटवारा हो जाता है, जिसमें से 229 जो सीटें थी ये क्या थी, ब्रिटिश भारत की थी, और 70 जो सीटें थी वो थी देसी रियासतों की। विभाजन के बाद में क्या हो जाता है कि संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था इसके अंदर। अब कांग्रेस को वर्चस्व क्यों था, क्योंकि उन कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी कितनी, 82% सीटें कांग्रेस की थी, इसीलिए विभाजन के बाद में संविधान सभा के अंदर से कांग्रेस का वर्चस्व आपको देखने को मिल जाता है। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की जो सदस्यों की संख्या थी ना, वो याद रखना कितनी थी, 28 सदस्य थे। 28 सदस्य। 28 सदस्य के बारे में बात करें तो देखो, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब 3 लोगों का आपको नाम याद रखना है। वो 3 लोग कौन कौन से थे जो क्या नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पहले का नाम आ जाता है महात्मा गांधी, दूसरे का नाम आ जाता है जयप्रकाश नारायण आता है, और तीसरे का नाम अपन बात करें तो नाम आ जाता है तेज बहादुर। ये 3 लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बात की जाए, महिलाओं की संख्या जाती है 15 थी। ठीक है, और प्रथम बैठक में 9 महिलाएं शामिल होती हैं। प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं आती हैं। कितनी आती हैं साथियों, 9 महिलाएं यहाँ पर आती हैं पहली बैठक में। और महिलाओं के अंदर से अगर आपसे पूछ ली जाए, ज़्यादा ही डीपली पूछ लेता है अगर आरपीएससी कि मनोनीत महिला कौन सी थी, तो उस मनोनीत महिला का नाम जब याद रखना, नाम आ जाता है उसका मस्क रीनी एकमात्र ऐसी महिला थी जो मनोनीत सदस्य थी। ठीक है, और बात करें मुस्लिम महिलाओं के अंदर से बात करें तो क्या नाम आ जाता है, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दूसरी अगर आपसे पूछी जाए दलित महिला कौन सी थी इसके अंदर से, तो याद रखना दलित महिला का नाम आ जाता है दक्षयानी वेलावुदन, एकमात्र ये दलित महिला थी। तीनों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार से थे, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, यहाँ पर लिखो राजस्थान के सदस्य। राजस्थान के सदस्यों के बारे में बात होती है तो कितने सदस्य होते हैं संविधान सभा में, 12 होते हैं, याद रखना। संविधान सभा में राजस्थान देसी रियासतों में 11 सदस्य शामिल होते हैं, जबकि अजमेर मेरवाड़ा जो चीफ कमिश्नर ठिकाना हुआ करता था उससे 1 सदस्य आ जाता है। तो इस तरीके से 12 सदस्य संविधान सभा के अंदर जाते हैं राजस्थान की तरफ से। ठीक है, आगे बात करें तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव, यह क्या थे, राजस्थान में संविधान सभा में एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे जो अजमेर मेरवाड़ा से चुनकर गए थे गाइज। ठीक है, आगे बात करें बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य के रूप में क्या करते हैं गाइज, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी माने जाते हैं। कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, याद रखना। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। इस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा करें कि क्या क्या चीज़ें थी। देखो गाइज मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अपने पास में समय कम है, जल्दी से अपना जो सारे जितने भी टॉपिक हैं वो उनका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए, तो इसीलिए अपन जल्दी कर रहे हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जब चर्चा होती है तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कब प्रस्तुत किया जाता है, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया जाता है, स्वीकृति के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस स्वीकृति के बारे में बात करें तो देखो स्वीकृति मिलती है कब, 22 जनवरी का समय आता है, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है। और बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव का जो सार है ना वो संविधान की प्रस्तावना में आपको निहित देखने को मिल जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में, देखते हैं अपन। देखो, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक के बारे में अपन चर्चा करें तो देखो किस प्रकार से आ जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो किस प्रकार से होती है, तो वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में कुल सदस्यों ने जो भाग लिया था वो 207 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 207 सदस्य आए। और बात करें इस प्रथम बैठक का सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य था उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नाम बहुत बार पूछा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, बना दिया गया। जैसे कभी कभार अपने गांव में देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर से क्या होता है गाइज, कि जो कोई सबसे जो ज़्यादा बुजुर्ग आदमी होता है ना, उसको अपन कह लेते हैं कि इस आदमी की बात अपन सुनकर चलेंगे। इसी हिसाब से यहाँ पर प्रथम बैठक के अंदर से सबसे वरिष्ठतम होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब बात करते हैं समितियों के बारे में। समितियाँ, इन समितियों के बारे में अपन चर्चा करें तो संविधान सभा के कार्य संपादन के लिए 8 समितियां बनाई गई। कितनी बनी? 8। ये 8 बड़ी समितियां थी, ठीक है, 8 बड़ी समितियां थी साथियों। और साथ ही बात करें तो 15 समितियों का जो चीज़ क्या थी, 15 छोटी समितियां थी। छोटी समितियां ये कितने थी? 15 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी। अब बात करते हैं, देखो 8 प्रमुख जो समितियां हैं, बड़ी समितियां हैं, उनके बारे में कि किन किन को क्या क्या बनाया जाता है। पहली समिति का जो नाम आ जाता है ना साथियों, उसका नाम आ जाता है संघ शक्ति समिति। क्या नाम आता है? संघ शक्ति समिति आता है। इसके अंदर से 16 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बना दिया जाता है। दूसरी समिति का बारे में बात करें तो नाम आ जाता है संघीय संविधान समिति, ठीक है, संघीय संविधान समिति आती है। इसमें कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। तीसरी समिति बात करते हैं तो तीसरी समिति का क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति जो बनती है उनका अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। चौथी बात करते हैं जिसका नाम लिखो प्रांतीय संविधान समिति। इस प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो नाम यहाँ पर लिखना अपने को सरदार पटेल को बनाया जाता है। इस प्रांतीय संविधान समिति के बारे में बात करें तो 24 सदस्य थे। कितने थे? 24 सदस्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 5 हो गए क्या? 4 हो गए। 5वीं समिति के बारे में बात करते हैं। 5वीं समिति का जो यहाँ पर नाम आ जाता है कि मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, संबंधी परामर्श समिति थी। याद रखना, ये क्या थी? परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सरदार पटेल को बनाया जाता है। सरदार पटेल। छठी बात करते हैं जिसका नाम आ जाता है प्रारूप समिति। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और किसको बनाया जाता है? BR अम्बेडकर को, ठीक है। कितने हो गए? 6 समितियां हो गई क्या? 7वीं और बात करते हैं जो बड़ी बड़ी समितियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जो छोटी 15 समितियां हैं उनके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, नाम आ जाता है प्रक्रिया नियम समिति। कौन सी आती है साथियों? प्रक्रिया नियम समिति। इस प्रक्रिया नियम समिति के अंदर से कितने सदस्य थे? 16 सदस्य थे, ठीक है। और नाम किसको बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, ठीक है साथियों। 7 हो गई। 8वीं समिति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम आ जाता है संचालन समिति। कौन सी?
संचालन समिति, और संचालन समिति के अंदर से कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये 8 समितियां हैं, इन्हीं से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, जो मेन हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं जो आप एग्जामिनर का सबसे फेवरेट समिति है, उस समिति के बारे में। सबसे पहले नाम आता है प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। इसके बारे में अपन हेडिंग डालो आप यहाँ पर, कौन सी? प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जामिनर का फेवरेट रहती है समिति। इस समिति के अंदर से गठन कब होता है? तो 29 अगस्त को होता है, 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य बताए थे मैंने? 7 सदस्य इसके अंदर से बताए थे। ठीक है, अब ये बनाई क्यों गई, इसका क्या रीजन था, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का जो मुख्य काम था ना, वो परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण कर संविधान का प्रारूप तैयार करना, उसे संविधान सभा का सम्मुख प्रस्तुत करना, ये सारा का सारा काम किसका था? प्रारूप समिति का था। प्रारूप समिति के बारे में बात करें तो इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष कौन बनते हैं? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, B.R. अम्बेडकर को बनाया जाता है। और सदस्यों के बारे में बात करें तो देखो, M.N. गोपाल स्वामी अयंगर आ जाते हैं, फिर दूसरा आ जाते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर K.M. मुंशी आ जाते हैं। डॉक्टर K.M. मुंशी क्या थे? एकमात्र कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है सैयद मोहम्मद सादुल आ जाते हैं। दूसरे का नाम अपन बात करें तो N. माधवराव आ जाते हैं। ये क्या थे? जो माधवराव थे ना, ये B.L. मित्तर के अस्वस्थ होने के कारण उनकी जगह पर मनोनीत किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है T.T. कृष्णमाचारी, जो 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद में इनको मनोनीत किया जाता है। अब आगे बात करें तो प्रारूप समिति ने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया। कब किया, उन्हीं के बारे में बात करें तो 21 फरवरी की बात आती है, 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया तथा नवंबर 1948 को इसे संविधान सभा के अंदर से क्या किया जाता है? उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 वाचन प्रस्तुत किए जाते हैं इसके अंदर। आगे बात करें तो संविधान सभा में प्रत्येक प्रावधान पर पर्याप्त वाद विवाद हो जाने के बाद में इसे पास किया जाता है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान है, वो सार्वभौमिक मताधिकार था, जो बिना किसी वाद विवाद के क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे? सार्वभौमिक मताधिकार। इसके ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर किसी की भी बहस नहीं भी आराम से पास हो जाता है, और जितने भी उनके ऊपर जितना भी वाद विवाद हो जाने के बाद में उनको सबको पास कर दिया जाता है। लेकिन यही एक था जिसके ऊपर कोई भी किसी ने भी वाद नहीं किया था। आगे बात करते हैं, समय आता है 26 नवंबर का। कब का आता है? 26 नवंबर 1949 का। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और इसे भारतीय संविधान अंगीकृत या फिर अधिनियम या फिर आत्मसमर्पित होता है। ठीक है, कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। और कुछ खास अपन बात करते हैं करंट से संबंधित, तो देखो सन 2015 का समय आता है। सन 2015 को क्या होता है कि 26 नवंबर को है ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? संविधान दिवस मनाया जाता है। अंबेडकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री पद का धारण किया था, ये भी याद रखना। और बात करें तो संविधान का प्रारूप लिखने में 3 वर्ष का समय लगता है। जब भारत का संविधान बन जाता है तो इस दिन बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो उसी दिन लागू हो जाते हैं, और शेष जो बचते हैं, शेष जो प्रावधान होते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो संविधान सभा द्वारा जो अन्य कार्य थे ना, उनके बारे में बात करते हैं। अन्य कार्यों के बारे में बात करें तो देखो 22 जुलाई का समय आता है, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या जाता है? अपनाया गया था। ठीक है,
दूसरा अपन बात करते हैं 24 जनवरी का, 24 जनवरी 1950। इस 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। यहाँ पर लिखो, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। कब? ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों। और बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभुता प्रदान करते हुए उसे पूर्व में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने और संशोधन करके या रद्द करने का अधिकार दिया गया और उसे विधायी शक्ति भी प्रदान की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य के साथ साथ में अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा की बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं, और अंतरिम संसद की बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो याद रखना जीवी मालवंकर करते हैं। लिखना चाहो तो दोनों चीज़ें लिख सकते हो। पहला अपन लिखते हैं संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं साथियों। कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और अंतरिम संसद की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। अंतरिम संसद की बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना नाम आ जाता है जीवी मालवंकर। ठीक है, इनके द्वारा की जाती है। और आगे बात की जाए तो अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 17 नवंबर 1947 को होती है, और जो अंतिम बैठक होती है वो 17 अप्रैल को ही होती है, 17 अप्रैल 1952 को होती है। संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा 3 मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कितने सदस्यों के द्वारा? 284। और कितने प्रतियां? 3 प्रतियां हैं। ठीक है, इनके पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और अपन बेसिक जानकारी देखें संविधान सभा के बारे में तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें से संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया और तथा 116 दिन बैठक चली थी, जिसमें से 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। बाद में बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक की जाती है, या फिर कह सकते हो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसी दिन कौन सा सत्र था? 12वां सत्र था, जिसमें से बात करें तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना को सबसे अंत में क्या किया गया था? भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं संविधान सभा के जो प्रमुख पदाधिकारी, बात करते हैं, कभी कभार पूछ लेता है प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जाता है अस्थायी सभापति। अस्थायी सभापति के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ठीक है। अस्थायी सभापति के बारे में बात करें तो फ्रैंक एंथनी को बनाया जाता है। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यहाँ पर लिखो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बाद में उपाध्यक्ष आपसे पूछ ले तो याद रखना एच.सी. मुखर्जी बनाते हैं, और दूसरे बनते हैं, उनका नाम आ जाता है वी.टी. कृष्णमाचारी बन जाते हैं। संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछे तो बी.एन. राव को बनाया जाता है। सचिव किसको बनाया जाता है? तो सचिव के बारे में बात करें तो H.V.R. अयंगर को बनाया जाता है, और प्रवक्ता किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो साथियों, ये थी आपकी संविधान सभा का एक कंप्लीट तरीके से रिवीजन अपने देखा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो EORO की क्लासेज हैं आपकी पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में अपन ऐसे ही अपन देखने वाले हैं, कंप्लीट तरीके से देखेंगे गाइज। नेक्स्ट जो आपका पॉलिटी में जो टॉपिक रहेगा
उसका अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। जय हिंद, जय भारत।